आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैसे काले रंग का एक धुआं यहाँ पर निकल रहा है, ब्लैक सूटी फ्लेम यहाँ से निकल रही है और ये बिल्कुल हम ये आप कह सकते हैं आप कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये जलने के बाद एक काले रंग का धुआं देता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और जब ये जलता है तो ब्लैक कलर की सूटी फ्लेम निकलती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो चलिए अब इस क्लास को हम यहाँ पर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस बताइए, उसके बीच में अंतर बताइए। और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये हमारे दिमाग में फीड हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या अंतर है। अंग्रेजी में इसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा है वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हों उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाइड्रो और कार्बन दो चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। यदि इसके सिवा कुछ भी और होता है तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आपने पढ़ा है कि जो कार्बन है मान लीजिए और उसके पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास हमारे 4 बॉन्ड हो गए हैं और ये चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद यदि आप इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर एक और कार्बन लगा दें और उसको फिर जो है हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाए तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ही होगा। इससे पहले जो बनाया गया था वो मेथेन था, अब ये जो बनाया गया है ये एथेन है। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है, ऐसे यौगिक होंगे जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। तो उम्मीद है हाइड्रोकार्बन तो आपको समझ में आ गया होगा कि केवल वह यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। मान लीजिए एक कार्बन यहाँ है और दूसरा यहाँ पर है और इसके बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देख रहे हैं आप कि मान लीजिए एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर आपका डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड हो और इधर एक कार्बन हो एक इधर कार्बन हो, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा, तब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होगा। इसका मतलब क्लियर है कि संतृप्त तब होगा जब हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड का मतलब द्विबंध हुआ या त्रिबंध हुआ, तो फिर आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो आप यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इसलिए कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें 2 कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप ये तो समझ ही गए हैं कि ये हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, मतलब एक कार्बन बनाया जाए उसे डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाए और उसके बाद अब इसको सेटिस्फाइड कीजिए, मतलब इसको 4 बॉन्ड कार्बन के पास इसके पास बना दीजिए। एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। तो देखिए इसीलिए आपको IUPAC पहले पढ़ाया गया था ताकि ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। तो IUPAC आप पढ़ चुके हैं, हमारी पिछली क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो एक कार्बन, 2 कार्बन
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ होगा, और उसमें डबल बॉन्ड है इसलिए ये एल्कीन समूह है, इसलिए इसके पीछे हम लोग ईन लगा देंगे, मतलब ये एथीन बन जाएगा। तो ये एक उदाहरण है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। आपसे एक पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और आपको 4 जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और उसमें से क्या होता है 3 सिंगल बॉन्ड के कर देंगे, एक डबल बॉन्ड का कर देंगे, या मान लीजिए एक सिंगल बॉन्ड का, एक डबल बॉन्ड का, एक ट्रिपल बॉन्ड का दे दिया, और एक फिर जो है डबल बॉन्ड का दे दिया। फिर आपसे पूछते हैं संतृप्त कौन है, तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि संतृप्त वही होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हम लोगों ने सीख लिया कि ये जो हमारा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। उसके बाद एक और उदाहरण की बात करें तो हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एल्काइन समूह का है, इसलिए एथ के पीछे आइन लगा देंगे तो आपका एल्काइन हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ गई, ये क्या हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो संतृप्त होगा, डबल ट्रिपल होगा तो असंतृप्त होगा। फिर पढ़ते हैं, लिखा है यह नीले ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई, आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर होता है उसका एलपीजी गैस होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपने देखा है। और इसी प्रकार सीएनजी होती है कंप्रेस्ड जो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एलपीजी होती है ना, इसको आप जब जलाते हैं ना तो नीली ज्वाला निकलती है, इसका मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाना शुरू किया था तब बताया भी था कि जो गैस है वो एक तरीके का क्या है, कार्बन का एक रूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नीले ज्वाला के साथ जलते हैं, कौन, संतृप्त वाले, और ये काले धुएं के साथ जलते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर आप साइकिल वाला जो टायर होता है उसको ले लें और उसको जलाना शुरू कर दें, बिल्कुल आपने कभी न कभी तो देखा ही होगा, या ट्यूब आप ले लें, कोई भी ट्यूब जो वायर वाला जो हम साइकिल में पड़ता है वो ट्यूब ले लें और उसको आप जलाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, काले रंग का धुआं निकलने लगेगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई? मतलब वो जो काले रंग का धुआं निकलता है ना, तो वही सिद्ध करता है कि ये क्या है, ये एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो समझ में आ गई ये बात कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें काले रंग की क्या होगी, धुआं निकलेगा। ये है हमारे पास साइकिल के एक ट्यूब का टुकड़ा, ये छोटा सा एक साइकिल के ट्यूब का टुकड़ा है, और हम इसे अब जलाने वाले हैं, और जलाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये किस प्रकार कार्बन के रूप में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैसे काले रंग का एक धुआं यहाँ पर निकल रहा है, ब्लैक सूटी फ्लेम यहाँ से निकल रही है, और ये बिल्कुल हम ये आप कह सकते हैं आप कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये जलने के बाद एक काले रंग का धुआं देता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जब ये जलता है तो ब्लैक कलर की सूटी फ्लेम निकलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो चलिए अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और आपको बताते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का थर्ड पॉइंट क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रैक्टिकल करके हमने आपको बताया कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, मतलब काले रंग के धुएं के साथ जलता है। तो अब बात करेंगे हम लोग किसी और गुण की। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अधिक स्थायी होता है और कम क्रियाशील होता है। इस बात को क्लियर समझिएगा पहले। अधिक स्थायी का मतलब वो ज़्यादा जो है स्थायी होगा, जैसे मान लीजिए मेथेन है तो वो अधिक स्थायी होगी, जबकि जो हमारी एथिलीन होती है, मतलब जैसे एथीन हो गई, तो वो जो एथिलीन या एथीन कहें जो गैस होती है वो कम स्थायी होगी, क्योंकि वो अगर हम लोग उसको खुले में छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हुई उड़ जाएगी। और जबकि मेथेन गैस क्या है, ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अधिक स्थायी और कम क्रियाशील होते हैं, जबकि असंतृप्त वाले कम स्थायी और अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद बात करें तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे कि प्रतिस्थापन अपक्रिया आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कौन है, ये हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देगा। इसका मतलब अगर इसकी क्रिया हम लोग क्लोरीन से करवा दें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक Cl इसका स्थान ले लेगा, मतलब ये CH3 और Cl बनाएगा, और प्लस एक Cl बचा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, मिलाकर क्या बनाते हैं, HCl। मतलब
मतलब ये इसका हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जाएगा, HCl बनाएगा और ये CH3Cl भी बनाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। आगे चलकर आप प्रतिस्थापन अपक्रिया को भी पढ़ेंगे, इसलिए अभी इस पॉइंट को बस इतना ही समझिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल जो है वो प्रतिस्थापन अपक्रिया देंगे, जबकि असंतृप्त वाले योगात्मक अपक्रिया देंगे। जरा इसको ध्यान से हम समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, आप या करके इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, या करके आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसकी क्रिया क्लोरीन से होगी तो क्या बनेगा, ये जो Cl है, दो अणु है हमारे, जो इसके पास एक बॉन्ड खाली रहता है उसके साथ ये जुड़ जाता है, इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं, योगात्मक अपक्रिया देते हैं। अगर आपको ये सब अभी नहीं समझना है तो आगे ये सब टॉपिक अभी आएंगे तब उसमें आप समझ लीजिएगा, अभी बस आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा कि ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए कि एकल बंध होता है, नीले ज्वाला के साथ जलता है, अधिक स्थायी कम क्रियाशील होता है और प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। 5th वाला पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी एक ऐसे परीक्षण का नाम बताइए जिससे कि आप जो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर स्पष्ट कर सके। कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा ब्रोमीन जल होता है, अब ये ब्रोमीन जल क्या है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपको सीखना है तो उसे अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा रेड लाइन के ऊपर। ब्रोमीन जल, अब ये ब्रोमीन जल जो होता है 5% ब्रोमीन ली जाती है, मतलब 5% Br2 ले ली जाती है, और उसके बाद इसमें 95%, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए, 95% CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होगा, और उसके बाद उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसमें हम लोग जो है ब्रोमीन गैस डाल देते हैं। तो उस प्रकार जो एक लिक्विड बनकर तैयार होता है वो होता है हमारा लिक्विड ब्रोमीन जल का। तो ब्रोमीन जल के साथ जो संतृप्त वाले होते हैं वो क्रिया नहीं करते हैं, कहते हैं मैं तो संतृप्त हूँ, मतलब मैं तो तृप्त हूँ, मैं इनसे क्रिया नहीं करूँगा। मतलब क्लियर सी बात हो गई कि ब्रोमीन जल के साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद असंतृप्त वाले तो क्रिया झट से कर लेते हैं, और जैसे ही क्रिया करते हैं ये इनके ऊपर अटैक करता है और इनका कलर उड़ा देता है। मतलब ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके रंग उड़ा देते हैं, मतलब अपना जो रंग है वो उड़ा लेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि ब्रोमीन जल से क्रिया नहीं करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से क्रिया कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करें कि कुछ उदाहरण की, क्योंकि आपको बिना उदाहरण के नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि मेथेन हो गया, ये एथेन हो गया। मैंने शुरू में जब ये चीज़ बताई थी तो आपको बताया था कि किस प्रकार मेथेन में सिंगल बॉन्ड बनता है और किस प्रकार एथेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एथीन में डबल बॉन्ड होता है और एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। शुरू में ही हमने आपको इसमें बता दिया था कि किस प्रकार इसमें डबल बॉन्ड और किस प्रकार इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो उम्मीद है इतनी ये छोटी सी क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इस क्लास को अब हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम आपको चक्रीय यौगिकों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उस क्लास में आपको साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के बारे में बताया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में अंतर आता है कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या अंतर है। तो चलिए इस क्लास को अब समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।